जी, सभी प्रशिक्षणार्थी अपने हाथ जोड़ लेंगे और संयुक्त तौर पे मंगलाचरण का वाचन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मोक्षमोङ्गडी मंगलम कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर जी। मंगलाचरण के तदुपरांत मैं प्रशिक्षक भाविक सर को अनुरोध करूंगा कि आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। माननीय भाविक सर। यस, थैंक यू सो मच। नीरज जी ने बहुत अच्छे से मंगलाचरण करवाया है और आप सभी का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे आज के जो फर्स्ट हॉबी क्लास है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और एंकरिंग में। और सभी जो आदरणीय जैन शिक्षा समृद्धि से उपस्थित है उनका भी मैं स्वागत करता हूं, आप सभी शिक्षकों का मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जो CLPL जो कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है, उनके हमारे जो आज के यानी अभी जो सीरीज चल रही है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के हमारे जो प्रशिक्षक है उनका मैं परिचय आप सबको देने जा रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति है जो बहुत मल्टीटास्किंग है, यानी बहुत सारे काम एक साथ वो करते हैं। हम कह सकते हैं कि कोटक कमोडिटीज जो है अहमदाबाद में, गुजरात में उनकी ऑफिस है, उसमें वो रीजनल हेड की भूमिका में वो काम करते हैं। साथ में दूरदर्शन जो अहमदाबाद है उसमें काफी सारी जो सीरियल है, ड्रामा है, उसमें उन्होंने किया है, यानी ड्रामा आर्टिस्ट है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और साथ में हम ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्टर, यानी डिफरेंट ड्रामाज उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। ऐसे काफी सारे संस्था में जुड़े हुए जो जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल है जो नडियाद में है, गुजरात में है, उन्होंने 2015 में वो प्रेसिडेंट की भूमिका में वो थे और साथ में आज इस साल जोन वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका में है। बहुत जबरदस्त कार्य करते हैं और आज से आपकी जो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और एंकरिंग का जो क्लास है वो श्री पुष्कर भाई जोशी जो नडियाद गुजरात से वहाँ पे है और सभी को जो कहते हैं ना कि अच्छे से सिखाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से सिखाएंगे। तो हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री पुष्कर भाई जोशी का। पुष्कर भाई आपका स्वागत है, वेलकम, थैंक यू। फ्लोर ओवर टू पुष्कर। थैंक यू वेरी मच भाविक जी। और सबसे पहले तो सादर प्रणाम करता हूं मां सरस्वती को और JSS के सारे पदाधिकारी, CNPL के सारे पदाधिकारी और मेरे सारे मित्र, शिक्षक मित्र, आप सभी को सादर नमन के साथ आमंत्रित करता हूं इस सफर में जिसका नाम है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के जिस सफर पे हम आज निकल चुके हैं, आज अपने शुरुआत कर दी है, उस सफर में जब हम अंत तक पहुंचेंगे तब आप सब कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे स्पीकर बन के बाहर निकलेंगे। ये विश्वास मैं आपको अभी से दे रहा हूं। सिर्फ आपको करना क्या है, जो भी यहाँ से बोला जाए, जो भी यहाँ से कहा जाए, वो आपको नोट करना है। वो आपको जो भी यहाँ से कार्य दिया जाए वो कार्य पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरे मन से करना है। तो 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन स्पीकर बनेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आनंद, बहुत ही उत्साह के साथ आज ये शुरू कर रहे हैं हम। मुझे इतना उत्साह इसलिए है कि मैंने देखा कि जितने लोग आज मुझसे जुड़े हैं वो सारे लोग में से बहुत सारे मेरे हम उम्र हैं, बहुत सारे मुझसे बड़े भी हैं और बहुत सारे मुझसे छोटे भी हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये हम यहाँ पे सार्थक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किसी भी उम्र में कुछ भी चीज सीख सकते हैं, ठीक है। इस बात से मुझे एक चीज याद आई कि हमारे जो गुरु जी हैं, यानी कि पूरे भारत के गुरु उनको बोला जा सकता है, वो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, 64 ईयर की उनकी एज थी, तब उन्होंने मिट्टी से काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। क्या जरूरत थी? बहुत रईस खानदान में से आते थे जिनको ऑलरेडी नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, पूरी दुनिया उनको जानती थी। ऐसे आदमी को 64 वर्ष की उम्र में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। हेलो, बाकी सारे अपने माइक जरा म्यूट कर देंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, 64 साल की उम्र में रविंद्रनाथ जी ये सीखने के लिए आगे आए और उन्होंने काली मिट्टी से काम करना शुरू किया, काम सीखा और उन्होंने अपने लिए कुटिया बने और उस कुटिया का नाम रखा श्यामली। तो फ्रेंड्स, ये दिखाता है कि कोई भी उम्र कुछ भी सीखने के लिए बाधित नहीं है, किसी भी उम्र में कुछ भी आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर उनके साथ थे एक श्रीतिन मोहन सेन। जब रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी जब अपने आखिरी समय में थे तब वो उनसे मिलने गए। तो फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर श्रीतिन मोहन सेन जब उनसे मिलने गए, आखिरी सांसें ले रहे थे गुरुजी, तब उनकी आंखों में उन्होंने पानी देखा। तो उनकी आंखों में पानी देख के श्रीतिन मोहन सेन जी ने पूछा कि गुरुजी, क्या आपको मौत से डर लग रहा है? तब गुरुजी ने बोला, जो जवाब दिया वो सुनना बहुत ही सुनने लायक है, उससे बहुत ही बड़ा हमको लेसन मिलता है। उन्होंने अपनी एक पंक्ति के द्वारा बताया, जो पंक्ति तो इंग्लिश में थी पर उसका अनुवादन मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूंगा, कि उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपकी ये दुनिया सागर के समान है, बहुत कुछ सीखने लायक है इसमें से, पर मैं सिर्फ एक बाल्टी भर सीख पाया हूं। इस चीज का मुझे दुख है, इस चीज का मुझे बहुत दुख रहेगा। ये उन्होंने बोला। तो इससे हमें सीख मिलती है कि पूरी दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, पर हम ऐसा समझते हैं कि हमने तो सब सीख लिया। पर जब रविंद्रनाथ टैगोर जैसी शख्सियत ऐसा बोले कि मेरी बाल्टी बहुत छोटी थी, मैं सिर्फ इतना ही सीख पाया, तो हम अपनी आप को कहाँ पे देखते हैं ये सोचने की जरूरत है हमें। क्योंकि जेएसएस जैसी संस्था तो पूरा दरिया लेके खड़ी है आपके लिए। जेएसएस जैसी संस्था पूरा दरिया लेके खड़ी है आपके लिए, जो हम ही है। ये तो हम ही हैं जो चम्मच लिए खड़े हैं। तो हम जो अगर चम्मच लिए के खड़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा दरिया में से? सिर्फ चम्मच जितना पानी मिलेगा। हमें क्या लेना है, वो बर्तन क्या यूज करना है, वो हमें नक्की करना है कि हम चम्मच लेके खड़े रहे, कटोरी लेके खड़े रहे, कोई बड़ा सा बर्तन लेके खड़ा रहे, या पूरा टैंकर लेकर खड़े रहे, या फिर पूरा तालाब बनाए और उसमें से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। ये हमारे ऊपर है। तो जेएसएस जो इतना बड़ा काम कर रहा है, उनकी ये जो सोच है कि पहले शिक्षकों को हम मजबूत करें, शिक्षक अगर मजबूत होंगे तो विद्यार्थी मजबूत होंगे, विद्यार्थी मजबूत होंगे तो आने वाली पीढ़ियां मजबूत होगी, आने वाली पीढ़ियां मजबूत होंगी तो आने वाला समाज मजबूत होगा, और समाज से पूरा देश मजबूत होगा। ये जो देश को मजबूत करने के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया है जेएसएस ने, उसके लिए उनकी सोच को एक बार फिर से सलाम, उनकी सोच रखने वाले सभी पदाधिकारियों को एक बार फिर से नमन करता हूं। और शुरू करते हैं ईपीएस, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। तो सबसे पहले जब भी हमारे सामने आता है कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीखने से पहले हमारे मन में सबसे पहला ये सवाल आना चाहिए कि व्हाट इज इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग क्या है? तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ यही है कि एक आदमी दूसरे आदमी से जब बात करता है तो वो है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। एक आदमी जब 100 आदमियों के सामने अपनी बात रखता है तो वो है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। एक आदमी हजारों लाखों लोगों को अपना विचार पहुंचाने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। पर इस पब्लिक स्पीकिंग को हमें इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें पता चल गया कि व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग वही है जो बोलना। आप सभी लोग बोलते हैं, हम सबको बोलना आता है कि किस तरह से बोलना है, क्योंकि हम सबके पास जुबान तो है। हम जो भी वार्तालाप करते हैं उसे पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं, पर उसे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग बनाना है। ठीक है, आपका काम है, आप सारे शिक्षक हैं, तो आपका काम यह है कि आप अपने विद्यार्थियों को
हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, ठीक है। तो आप जो हमेशा नया सिखाते हैं बच्चों को, उससे इफेक्टिव तरीके से कैसे सिखाया जाए जिससे उनको कम मेहनत देके ज्यादा से ज्यादा सीखना उनको भी पसंद आए, आपको सिखाने में भी मजा आए, उनको भी सीखने में मजा आए, ऐसा क्या है वो सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो दैट इज द पब्लिक स्पीकिंग। और आपके लिए ये एडवांटेज है कि आपको एवरीडे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कि आपको एक ऑडियंस एवरीडे मिल रहा है, हर रोज आपको ऑडियंस मिल रहा है, आपके विद्यार्थी के रूप में जो विद्यार्थी आपके सामने है वो ही आपका ऑडियंस है, तो उनको आप हमेशा नया सिखाएं। तो आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, आप डेली उनके सामने, हर रोज उनके सामने प्रैक्टिस करेंगे, तो जब कोई बहुत बड़ा सेमिनार होगा, बहुत सारे लोगों के सामने अगर आपको बोलना है, किसी कंपटीशन में आपको बोलना है, तो आपके लिए वो इजी रहेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में हम जाते हैं। तो वहां पे आपका आसन है, ये बहुत जरूरी चीज है। जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं पहले से ही, उनके पास तो अपना आसन भी होगा और उन्होंने अपने आसन का कोई ना कोई नाम भी रखा होगा। पर जो लोग नए जुड़े हैं हमसे, उन सबसे निवेदन है कि आप हर रोज जहां पे भी बैठेंगे उस जगह पे आप अपना आसन रखेंगे, उस जगह का भी आप कोई नाम रख सकते हैं, उस आसन का भी कोई नाम रख सकते हैं। उस आसन का सम्मान करते हुए हर रोज हमको उसी आसन पे उसी जगह पे बैठना है, और ये जो भी हम सीख रहे हैं ना, उसे एक प्रार्थना की तरह सीखना है, एक भगवान की स्तुति कर रहे हैं उस तरह से हमें सीखना है। तो इस आसन का बहुत महत्व है। तो ये आसन आप रखना, हर रोज एक ही जगह पे बैठने आप उचित समझना, उसी जगह पे बैठना, वहां पे आसन रखना और आसन का एक नाम भी रखना, जिससे क्या होगा कि उसका नाम होगा तो उसका भी अस्तित्व आप महसूस कर पाएंगे। तो उसका अस्तित्व अगर आपने महसूस कर लिया तो वो भी एक आपके परिवार का सदस्य है वैसा आपको लगने लगेगा, एक आपके दोनों के बीच में एक संबंध बन जाएगा जो बहुत जरूरी। तो ये आसन आप सभी लोग रखना। कितने लोग मुझसे सहमत है इस बात से, आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं। हाँ, दीप्ति जैन मैडम ने नाम रखा है, संताला जैन जी ने नाम रखा है, लक्ष्य, अनिल कुमार जी ने नाम रखा है, सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन नाम रखे हुए हैं। पूजा जैन जी बोल रहे हैं यस, सफलता किसी ने नाम रखा है। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप, इसका आसन का नाम रखिए। जो लोग नए हैं उन सबको मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने आसन का नाम रखिए, उसके साथ एक संबंध बनाइए। आपका इस सफर में वो साथीदार है, हम सफर है, उस तरह से उसको साथ लेके चलिए। वो बहुत जरूरी है, बहुत। वो आपके अंदर शक्ति का संचार करेगा जब आप उसके ऊपर बैठेंगे, और शक्ति का संचार ऐसा होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पूरा जो भी बॉडी लैंग्वेज में हाथ है, पैर है, आपका मुंह है, आपका मानसिक संतुलन है, वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो आसन के बारे में हमने समझ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 वीडियो मैंने आपको भेजे थे कल, आप सबको मिले होंगे हमारे ग्रुप में भी, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो थे दोनों। तो मुझे ये जानना है कि उस वीडियो में आपको दिया गया था कि आपको हमारा जो सेशन है उसमें बोलना है कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आप लोगों में से जो भी बोलना चाहे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम उनको बोलने के लिए कहेंगे, आप बोलिए, जिससे रागिनी जैन जी ने देखा है। रागिनी मैम, आप बोलना चाहेंगी? अगर आप बोलना चाहे तो प्लीज, आपको आमंत्रण है, आप अपना वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करके यहाँ पे हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा दोनों वीडियो में। यस रागिनी जी, अगर आप मुझसे सुन रहे हैं तो आप बोल सकते हैं प्लीज।
शोभना जैन जी ने भी देखा है। शोभना जी, आप अगर बोलना चाहे कि आपने क्या सीखा। सर हाँ मैं जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं रागनी हाँ जैन। बोलिए मैडम। सर हाँ मैंने रागिनी मैडम। देखा था कि हिंदी भाषा का यस, कितना महत्व है। हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है। हमें हर जगह अपनी हिंदी सही भाषा है। का प्रयोग करना चाहिए और अपनी हिंदी भाषा में हमें सकुचाना नहीं चाहिए। अंग्रेजी सीखना जरूरी है, सीखना चाहिए, लेकिन अपनी हिंदी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए सर। हिंदी की महत्वता ये है सर। सही है। सर मैं और आपने क्या देखा? हाँ आप बोलिए बोलिए मैडम। कल जो वीडियो देखा उसमें हिंदी के बारे में हाँ बताया जी। गया कि हिंदी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। जब दूसरे लोग हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को इतना महत्व देते हैं, तो हम क्यों नहीं उस पे, क्यों हमें ऐसा लगता है कि नहीं अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो अपडेट नहीं माने जाएंगे। सर आपने जो कोहे वाला वो दिया है, हम उसके पहले भी उस कोहे के बहुत सारे इंटरव्यू देख चुके थे, और कल उसका वो वाला देखा कि वो वायलिन बजा रहा है और इनके नीरज चोपड़ा जी के जीतने पर बहुत अच्छे से उसने जनगण मन गाया और भारत की बहुत प्रशंसा की। बहुत ही बढ़िया शोभा जी, आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है शोभा जैन जी छतरपुर से। वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें से कुछ सीखिए, क्योंकि वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है, उसमें से कुछ सीखने के लिए होता है। तनुज जैन जी भी बोलना चाहेंगे। सर आप भी बोल सकते हैं, स्वागत है आपका। सर पहला वीडियो हिंदी दिवस के ऊपर है। हमारी मातृभाषा यस, हिंदी पर बताया गया है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, हमारी पहचान है। विदेशों में भी आज के समय हिंदी भाषा का महत्व बढ़ रहा है। हिंदी भाषा का प्रयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तनुज जी, तनुज जैन जी, धन्यवाद। आपने, आप पूजा मैम आप भी बोल सकते हैं, पूजा जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर पहली वीडियो में हमने सीखा था कि हिंदी भाषा को हमारी बहुत महत्व दिया गया है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। और साक्षी जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि तरह तरह के फूलों को गुथकर एक माला बनाई जाती है, और किस तरह वह फूल, जो माला, जो धागा है, वो फूलों की अनेकता को एकता में बदल देता है। इसी तरह अगर हम भी भारतीय होते हुए अगर हम भी अपनी भाषा को महत्व देंगे, एक साथ अपनी भाषा का रिस्पेक्ट करेंगे, तो हम भी अपनी भाषा को महत्व दे पाएंगे। और दूसरी वीडियो में हमने सीखा था कि उन्होंने 5 फैक्ट बताए थे भैया ने, कि अपनी जो टैलेंट है उसको हमेशा यूनिक समझो। जरूरी नहीं है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, सब में अलग अलग टैलेंट होता है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सोच भी अलग हो सकती है। और हमेशा ये सोचो कि हम विजेता हैं, ये नहीं सोचो कि मैं डर गया और मैं पीछे हट गया, ये नहीं, मैं विजेता हूँ, और उसी की तरह सोचो और उसी की तरह हमें अपनी स्पीच हमेशा देनी चाहिए। बहुत ही जोरदार पूजा जी। यस, आप भी बोलना चाहेंगे अंकिता जी, बोलिए। सर मैं भी बोलना चाहूंगी। सर जैसे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें कभी भी ये हिंदी बोलने से ये हिचक नहीं करना चाहिए कि हमारी हिंदी जो है किसी से कमजोर है। हिंदी जो है एक बहुत अच्छी भाषा है, और जो कि हमारी मातृभाषा है, तो हमें उसको हर जगह लेके चलना चाहिए, उसे कम नहीं मानना चाहिए किसी से भी। और सर दूसरी वीडियो से मैंने सीखा कि कहीं पे भी मतलब ये नहीं कि हमें पीछे नहीं हटना है कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। सभी जगह मुझे मतलब अपने आप को आत्मविश्वास के साथ कुछ भी है उसमें आप पार्टिसिपेशन देना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन अंकिता जी, अंकिता जैन, पूजा जैन, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही बारीकी से आपने देखा है, और आपकी जो बोलने की शैली है पूजा जैन जी, अंकिता जैन जी, वो देख के मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। आप जुड़े रहना हमसे, बहुत ही अच्छी, ये वादा है मेरा, क्योंकि आपका जो ग्रास्पिंग लेवल है बहुत ही बेहतरीन है। जी बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा सर? थैंक यू वेरी मच। और कोई बताना चाहेगा? हाँ यस, हाँ सर, हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। पहली जय वीडियो जिनेन्द्र। थी, हाँ, हम अपनी हिंदी कैसे बचाएं। तो हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमें अपनी हिंदी भाषा बोलने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। और हमने सेकंड वीडियो देखा था, उसमें हमने सीखा कि हम अपने आप
में एक यूनिक है। और सेकंड बात की हम एक गेम चेंजर भी साबित कर सकते हैं। और तीसरी बात की हम विजेता जैसा सोचे, जब भी हम मंच पर होते हैं तो हम अपने आप को एक विजेता जैसा समझें। और चौथी बात की इतना भी कठिन नहीं है जैसा हम सोचते हैं। और पांचवी बात है हमें सोचना है कि हम सफल होंगे। ये वाले थॉट्स अगर हमारे दिमाग में होंगे ना तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे और हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे और मंच पर झिझक भी नहीं होगी सर। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन नेहा जैन जी सागर से। आपका भी आवाज बहुत ही अच्छा है, आप पब्लिक स्पीकर बनने के लिए एकदम योग्य आवाज है आपके पास, ये आशीर्वाद है भगवान का। तो इसे आप पॉजिटिवली लेके आगे सीखना शुरू रखना, बहुत ही बेहतरीन स्पीकर आप बन सकेंगी मैडम। थैंक यू सर। और कोई है जो अपना यहाँ पे Yes, बताना sir. चाहेगा? मैं हाँ, बोलना क्योंकि चाहती ये हूँ। अपॉर्चुनिटी है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सभी को जय इसे जिनेंद्र। ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी को। हाँ जय जिनेंद्र। सबसे पहली वीडियो में वो हिंदी दिवस मतलब हिंदी का महत्व बताया गया था। तो हम हाँ जी। भारत देश के नागरिक हैं तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसमें हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? तो हिंदी दिवस उसका महत्व बताने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और उसमें एक उदाहरण भी दिया गया था, जैसे विभिन्न प्रकार के जो फूल रहते हैं उनको एक ही माला में पिरोया जाता है, उसी प्रकार हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन एक जो हमारी हिंदी भाषा है वह सबको एक साथ पिरो कर रखती है। तो यह एक अनेकता में एकता का प्रचार करती है। और दूसरा वीडियो था, उसमें हमने सबसे पहले ये सीखा कि हमें अपने आप को एक यूनिक इंसान बताना चाहिए कि हम जो कर सकते हैं, हमारा करने का तरीका अलग है और हम किस तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। दूसरा एक हमें गेम चेंजर के रूप में होना चाहिए कि और हमें अपने आइडियाज को शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे आइडियाज से किसी को भी क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो अपने आप में क्या बदलाव ला सकता है। तो हमें मतलब बोलना चाहिए, अपने जितने भी आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज, उनको दूसरों के लिए शेयर करना चाहिए। और तीसरा था कि हमें एक विजेता के रूप में होना चाहिए, डर से डरना नहीं चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उस गलती से हम सीखते हैं और दोबारा उसको और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। और जिस चीज से अगर हमें डर लगता है ना तो उसी पर अपना काम करने का प्रयास करना चाहिए कि जिससे अगर हम जब सामने वाले के सामने बोले तो हमारा वो डर वहीं खत्म हो जाए। बहुत ही बढ़िया पूजा जैन जी। आपका तो मैंने वीडियो भी देखा है, आपने जो भेजे थे फोटोग्राफ्स वो भी देखे हैं। वो देख के लगता है कि आप तो वैसे भी बहुत अच्छी स्पीकर है ही, पर अपनी जो आपकी कला है उसे शार्पन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एंकरिंग भी कर पाएंगी और बहुत आगे बढ़ेंगी। तो हमसे जुड़े रहिए, विश्वास रखना, बहुत ही बेहतरीन स्पीकर बना के छोड़ेंगे आपको। खूब खूब धन्यवाद। अगर और कोई नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम मिलती है अपॉर्चुनिटीज, जब भी मिलती है उसे ग्रैब कर लेना चाहिए, जैसे इन सबों ने किया अभी। तो उन लोगों को बाकी सारे हमारे पार्टिसिपेंट है वो पहचानने लगे। ठीक है, तो अगर आपको भी अगर अभी भी मौका चाहिए तो कोई एक बोल सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर। शुभांगी जी आप बोलना चाहेंगी? यस सर, मैं भी बोलना चाहती हूँ। जो आपने वीडियोस वगैरह हाँ। सेंड किए थे उसमें पहली बात की गई कि हिंदी भाषा के महत्व के बारे में। तो आज के जमाने में हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है और जैसे आज भी अगर हम देखते हैं तो हिंदी भाषा को ही लोग प्रेफर। अगर विदेशों में भी देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ पर ओलंपिक में जो भी हुआ है वो सभी, जैसे वहां पर ओलंपिक पदक जीतने के बाद वहां पर राष्ट्रगान हुआ था जो हिंदी भाषा में हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है सभी के लिए। तो हम ये बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में हिंदी भाषा को मदर टंग के रूप में, मातृभाषा के रूप में माना जाता है और हिंदी भाषा का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। सर दूसरी बात थी जीवन में उन्नति करना। जीवन में उन्नति करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो हम अपनी लाइफ में, अपनी जीवन में आए हुए चुनौतियों को, मुसीबतों का सामना करके हम हासिल कर सकते हैं। तीसरी बात होती है गेम चेंजर की। गेम चेंजर हमें लाइफ में अगर मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम क्यों ना एज अ गेम ले, एज अ प्ले ले, क्योंकि गेम अगर हम खेलेंगे तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है
और नई नई चुनौतियों का सामना करके उसमें जीतना ही है। जब हम गेम को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे या दूसरे के नियमों के अनुसार चेंज करेंगे तो हम उन जीवन में उन्नति जरूर कर पाएंगे और सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट था विजेता बनना। सर, विजेता बनना हर इंसान का एक स्वप्न होता है कि विजेता हम कैसे बने, और विजेता वो कैसे बनेंगे जब नई नई चीजों को लाइफ में अपनाएंगे। एक विजेता की तरह ही उन्हें अपने विचारों में परिवर्तन लाने होंगे कि विजेता किस प्रकार से कार्य करता है। मान लीजिए हम विजेता है तो हम उसी आधार पर हम सोचेंगे कि वो विजेता है, तो हम जब उसी प्रकार से काम करेंगे तो जरूर हम विजेता बनेंगे। That's all. शुभांगी जैन जी, मुझे तो लगा कि मैंने आपको कोई विषय दे दिया है और उस विषय पे आपको 3 मिनट बोलना है। बहुत ही बेहतरीन आप बोले हैं, मैं मंत्रमुग्ध हो गया आपकी ये स्पीच सुन के, बहुत ही बेहतरीन। आप सब ने बहुत ही कुछ सीखा है, पर इसमें से मुझे जो चाहिए था वो ये है कि हमने वीडियो में क्या देखा कि किस तरह से शुरुआत की गई, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया, किस तरह से उसका एंड किया गया। आपने देखा होगा शुरुआत इतनी बेहतरीन की गई कि हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन था, अंदर विषय था कि हिंदी भाषा को बचाएं, और बाहर रिसेप्शन पे जो लिख रहे थे नाम और नंबर, वहां पे लोग अपना नाम और नंबर इंग्लिश में लिख रहे थे। वहां पे ऐश्वर्या जी आई, उन्होंने अपना नाम हिंदी में लिखा, और फिर जो लिख रहा था बंदा जो बैठा था रिसेप्शन पे, उसने उनकी ओर देखा, तब ऐश्वर्या जी ने बोला कि मुझे हिंदी आता है। तो ये जो शुरुआत है ये इस विषय के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से शुरुआत की गई, किस तरह से ये हिंदी विषय को पकड़ा गया पूरे वीडियो में, और आखिर में उन्होंने किस तरह से उसका समापन किया। हमें ये सीखना है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। बाकी जो दूसरा था कि डर, हमें जो डर लगता है उसे कैसे कंट्रोल कर सके और कैसे दूर भगा सके, वो हम आगे यहाँ बात करने वाले हैं। पर अभी हमारी स्क्रीन पे आ गया है महत्वपूर्ण सूचनाएं। ये महत्वपूर्ण सूचनाएं पूरे हमारे सफर के दरमियान हमें इतनी याद ही रखनी है। मैं एक बार ये पढ़ लेता हूँ, आपको भी दिख रही होंगी, आप भी पढ़ लेना कि सभी सहभागियों का शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो ऑन ही होना चाहिए। शुभांगी जी, आपने वीडियो अभी ऑफ किया है, और ये महत्वपूर्ण सूचना आ गई है कि सभी को अपना वो वीडियो ऑन ही होना चाहिए। ऑन ही रखिए, क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे एक्टिव हैं। बाकी है सभी को 2:55 तक वेबिनार में लॉगिन कर देना है, क्योंकि हम 3 बजे वेबिनार शुरू करते हैं। तो अगर 2:55 को आप लोग आ जाएंगे तो हम टाइम से शुरू कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा नियम है कि आप जब वेबिनार में किसी कारणवश अगर अटेंड नहीं कर सकते तो पहले से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, क्योंकि जब भी आपके पीछे हम ये सब कार्य करते हैं तो आप में जो प्रोग्रेस होता है वो प्रोग्रेस हम रखते हैं हिसाब उसका कि कहाँ कहाँ क्या क्या मेहनत करना जरूरी है। और अगर आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं हमको पता होगा, तो हम उस तरह से आपके ऊपर मेहनत कर सकते हैं। तो आपको अगर किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सकते आप, तो पहले से बताना जरूरी है। वेबिनार को बीच में कभी मत छोड़ना, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी अगर हम निभाएंगे तो ही हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं ऐसा कह पाएंगे। क्योंकि आप और आपके सामने आपके महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रहे हो, और अगर वो सूचनाओं का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि आपको कैसा फील होता है, वैसा ही हमें फील होगा। बहुत सारे लोगों का वीडियो अभी भी बंद है, आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आपको दिखा जाए, यहाँ से दिखाया जाए या दिया जाए, तो उससे जो आपको लिखना है वो हिंदी टाइपिंग में ही लिखिए, वो बहुत जरूरी है। हम जब से सेमिनार शुरू हुआ है तब से हम बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा बहुत जरूरी है, उसको संभालना है, उसको संभाल के रखना है। कोई भी जानकारी आपको देनी है या लेनी है तो ग्रुप में ही बताइए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट में बताते हैं तो सिर्फ आपको और मुझे पता होगा, पर अगर आप ग्रुप में डाल रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानना सब कुछ है पर पूछने में कुछ ना कुछ संकोच उनको आता है। ये संकोच सभी में नहीं होता है, कुछ लोग पूछ सकते हैं। तो जो लोग पूछ सकते हैं वो लोग अगर ग्रुप में पूछेंगे तो उसका जो भी आंसर दिया जाएगा ग्रुप में, तो उसका फायदा सभी को मिलेगा। इसलिए अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या देनी हो,
आप ग्रुप में ही बताएं ताकि सबके पास वो पहुंच सके। और सभी सहभागियों को अपना फीडबैक देना बहुत आवश्यक है। ये सेमिनार के अंत में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसमें कुछ सवाल होंगे, उसके जवाब आप देना। वो फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि आगे का जो भी हमें कार्य करना है वो किस हिसाब से हमें करना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए, और मुझे विश्वास है कि आप सब इस सूचनाओं का पालन भली भांति करेंगे और हमको जो विश्वास है उस विश्वास पे आप खरे उतरेंगे। थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूचनाएं हो गई। अब विषय की शुरुआत करते हैं, ईपीएस। अब तक जो भी हमने बात की है ना, उसके बाद ये विषय की शुरुआत सच्चे मायनों में अभी से होती है। पहले से अब तक जो बात की वो सारी पब्लिक स्पीकिंग थी जो मैंने की, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग थी। क्योंकि आपने, अगर ये विषय अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, फिर भी आपने बहुत कुछ सीख लिया है आज। ये पिछले 35 मिनट में आपने जो भी सीखा वो सारा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का ही एक भाग था। तो आप सीख रहे हैं हमारे साथ साथ, वो बहुत ही बेहतरीन बात है। तो पब्लिक स्पीकिंग क्या है ये हमारे माइंड में सबसे पहले आना चाहिए। हमने देखा कि एक आदमी, एक बंदा बहुत सारे लोगों के पास अपना जो भी विचार है वो उसके दिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और अगर पहुंचा देता है तो वो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग है। सिर्फ बोल देता है तो वो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग है। कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति जो बोलता है, बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है, पर मूर्ख व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना है। सिर्फ कहने के लिए कोई बोलता है तो उसे मूर्ख समझा जाता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है और जिससे सामने वाला प्रभावित होता है, सामने वाले को भी कुछ फायदा होता है। ठीक है, तो एक आदमी करोड़ों, लाखों, हजारों लोगों के सामने जब बोलता है, अपना जो भी विचार है सामने वाले के दिल तक पहुंचाने में सक्षम हो जाता है, तो वो होता है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। और हम आप सबको उस लायक बनाएंगे कि आप जो भी कहना चाहते हैं सामने वाले के दिलो दिमाग में वो फिट हो जाए। ठीक है, चलो पब्लिक स्पीकिंग क्या है वो तो हमें पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के फायदे क्या क्या है। हम तो भाई भारत के आदमी हैं, भारत के जो भी लोग होते हैं सबसे पहले फायदा तो देखेंगे ही देखेंगे। तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग हम सीख रहे हैं, हम करेंगे भी, पर उससे फायदे क्या क्या होंगे। तो उसके फायदे, उसका लाभ जो है, पब्लिक स्पीकिंग के लाभ जो हैं, वो लाभ आप देखिए। पहला लाभ हमें मिलता है आत्मविश्वास। जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तब हमारे आत्मविश्वास में बहुत ही बढ़ोतरी होती है। जैसे कि अभी जब मैंने पूछा पिछले 2 वीडियो में हमने क्या सीखा, उसमें से जिन जिन लोगों ने उसमें पार्ट लिया और जो लोग बोले उनका आत्मविश्वास वैसे भी बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने आप आज बोले हैं कि हमने उस दोनों वीडियो में से क्या सीखा। तो बोलने के लिए जो भी आपको अवसर मिला वो अवसर आपने ग्रैब किया और आप बोले, तो बोलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ा। वैसे ही जब जब आप बोलेंगे, कहीं पे भी बोलेंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपको अवसर भी इतने ही प्राप्त होंगे, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको मिलेगी। वो अपॉर्चुनिटीज आप किस तरह से ग्रैब कर पाएंगे, ये जो अवसर है कहाँ कहाँ मिलेंगे, आपके समाज में मिलेंगे, आपकी सोसाइटी में मिलेंगे, आपके घर पे मिलेंगे, आपकी फैमिली है वहां पे मिलेंगे, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका जो कार्यस्थल है वहां पे मिलेंगे। बहुत सारी जगह पे आपको अवसर मिलेंगे कि आप बहुत सारे लोगों को कुछ सिखा सके, कुछ समझा सके, कुछ अपनी बात रख सके, कोई कंपटीशन में पार्ट ले सके। ये सभी अवसर, सभी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी। ये अवसर और ये अपॉर्चुनिटीज को कभी जाने मत देना, उससे पकड़ लेना। क्योंकि ये अवसर जब मिलता है, अगर आप उसको छोड़ देते हो तो एक अवसर आपके पास से चला गया जहां पे आपको प्रैक्टिस मिलने वाली थी, जहां पे आप अपने आत्मविश्वास को बिल्ड करने वाले थे, जहां पे लोग आपके बारे में जानने वाले थे, जो भी आपका ऑडियंस था वो लोग आपके बारे में जानने वाले थे। आप कितना अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, ये सब कुछ लोगों के सामने तभी पहुंचेगा जब आप ये अपॉर्चुनिटीज जो आती है, जो अवसर मिलते हैं, उस
सारे अवसरों को पकड़े। ठीक है, इसके बाद दूसरे बहुत सारे लाभ है। एक लाभ यह भी है कि आश्वस्त करने का कौशल आपको मिलेगा। अगर आप किसी को अपना जो भी चीज है वो समझाने में, यानी कि उनको आश्वस्त करने में कामयाब हो गए, तो आपसे बड़ा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर कोई नहीं है। आपने देखे होंगे बहुत सारे बंदे जो मार्केटिंग में काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले अगर किसी बंदे को मिलते हैं तो पहले उसे बोलने देते हैं, उसे बोलने देते हैं। यहाँ से ये लोग उसकी पकड़ रखते हैं कि वो जो बात कर रहा है उससे पता चलता है कि हम जो चीज बेचने वाले हैं उसकी उसको जरूरत है या नहीं। तो जरूरत है तो बहुत ही बेहतरीन, अगर जरूरत नहीं है तो वो जरूरत को कैसे खड़ा किया जाए, उस जरूरत को बनाया जाता, जरूरत को खड़ा किया जाता है। सामने वाले बंदे के माइंड में इस चीज की जरूरत बहुत है, आज नहीं तो कल तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ही, वो उसके माइंड में बिठा दिया जाता है। और उसके बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उसे बेच दिया जाता है। ये मार्केटिंग के लोगों को इसमें महारत हासिल होता है। इसलिए बोलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके अपना माल बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी, यहाँ पे कन्विक्शन पावर भी मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी इतना मिलेगा, और एक अलग पहचान आपकी बनेगी। एक अलग पहचान कैसे बनेगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो भी चीज वायरल होती है तो सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। अगर कोई मान लो जेंट्स में की बात करते हैं, तो किसी ने दाढ़ी मुझ का कोई एक स्टाइल कोई हीरो ने रख लिया, तो सारे लोग, सारे जो भी जेंट्स हैं वो लोग अपनी दाढ़ी और मूंछों का स्टाइल उसके मुताबिक रख लेंगे। अगर कोई हीरोइन ने कोई बहुत ही बेहतरीन साड़ी पहन ली तो उस साड़ी का फैशन आ गया, तो सारी हमारी बहनें माताएं वो साड़ी पहनने लगेंगी, उसी स्टाइल से पहनने लगेंगी। तो ये होता है, एक क्या होता है कि एक लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे 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 चलते जाओ, तो वो एक हमारी अलग पहचान नहीं है। पर हमारी अलग पहचान कब है, जब सब लोग कोई एक चीज कर रहे हैं, पर हम जो चीज कर रहे हैं उससे हम तो लाभान्वित होते ही हैं, लोग भी लाभान्वित होते हैं और समाज को उससे कोई फायदा होता है, तब आप एक अलग पहचान बना सकते हैं। मान लो वहां पे बहुत सारे शिक्षक हैं, 1000 शिक्षक हैं, उसमें से अभी हमारे पास 40 शिक्षक हैं, तो ये जो 40 शिक्षक है वो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो उनको ये सफर के बाद जब उनके अंदर कोई बदलाव आएगा, वो खुद तो महसूस करेंगे ही करेंगे, पर उनके जो सराउंडिंग एरिया में जो लोग हैं, जो लोग उनके संपर्क में हर रोज आते हैं, वो लोग इनको मार्क करेंगे कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तब आप लोगों से अलग अपनी पहचान बना पाओगे, एक अलग पहचान आपकी होगी। तो पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे फायदे हैं, पर अभी हम इतने फायदे की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने पूरे सफर के दरमियान, तब तब हम बहुत सारे लाभों की भी बात करेंगे। ये 4 जो है वो सबसे मुख्य आपको लाभ है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यानी कि बहुत सारे अवसर मिलेंगे, आपको कन्विंसिंग पावर मिलेगा। किसी भी लोगों को, कोई भी पूरा ग्रुप है या फिर कोई एक बंदा है, उसको किसी चीज पे कन्विंस करना है, तो वो पावर भी आपके पास होगी। आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे यहाँ पे, और लोगों से अलग पहचान भी मिलेगी। तो ये है पब्लिक स्पीकिंग के फायदे, पब्लिक स्पीकिंग के लाभ, और ये लाभ हम आगे भी लेते रहेंगे। अब बात करते हैं डर। जो दूसरा वीडियो था उसकी बात अभी करते हैं कि डर के बहुत सारे प्रकार है। डर के प्रकार की बात करते हैं तो डर के कितने प्रकार हो सकते हैं, अनगिनत है, पर हम टॉप 10 की बात करेंगे। टॉप 10 की बात अगर करें तो लोगों को सुई लगाने से, यानी कि इंजेक्शन लेने से, जब हम टीका लेते हैं ना, उससे बहुत डर लगता है। उससे भी ज्यादा डर लगता है कीड़े मकोड़े से। इंसेक्ट होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनसे डर लगता है लोगों को। इससे ज्यादा डर किसी को लगता है हाइट का, ऊंचाई से डर लगता है। बहुत सारे लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। उसके बाद उससे ज्यादा डर अगर किसी चीज का लगता है तो वो है सांप का डर। उससे ज्यादा अगर किसी चीज का डर लगता है तो वो है बंजी जंपिंग का डर।
आपने देखा होगा बंजी जंपिंग बहुत सारे लोग करते हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये है बंजी जंपिंग का डर। उससे ज्यादा डर किसी को लगता है तो वो है पानी में कूदने का डर। ऊंचाई से अगर पानी में कूदा जाए तो उससे भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है। उससे ज्यादा डर लगता है अंधेरे से, और उससे भी ज्यादा डर लगता है मौत से। और सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज से किसी भी लोगों को लग रहा है तो वो है पब्लिक स्पीकिंग से। लोगों के बीच में आके बोलना, ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा डर है। पर हमें उस डर को कम करना है, दूर करना है, और सबसे अच्छा पब्लिक स्पीकर बन के दिखाना है। इसलिए आज हम यहाँ हैं। लोगों को डर किस बात का है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे, यही सोच सोच के हम लोग कुछ कर नहीं पाते कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ठीक से नहीं बोल पाया तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। उनका काम भी अगर हम करेंगे कि वो क्या सोचेंगे तो वो क्या करेंगे, वो काम उनको करने दो। हमें काम क्या करना है कि हमें तो बोलना है, हमें तो सीखना है। चाहे भूल हो जाएगी उसको सुधार सकेंगे। क्यों? क्योंकि बचपन में जब हम सब लोग साइकिल सीख रहे थे तब पहले ही दिन हमें साइकिल आ गया था क्या? नहीं। बहुत बार गिरे, बहुत बार पड़े, बहुत बार चोटें आई, उसके बाद हम सीखे। सीखने में हमको हफ्ता, 10 दिन या महीना भी लगा होगा, उसके बाद सीखे ना। पहले दिन तो नहीं सीखे थे, पर उसके बाद हम जब स्कूटर चलाना सीखे तो 1 या 2 दिन में हम सीख गए थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हमने साइकिल चलाना सीखा तब हमने बैलेंसिंग तो सीख लिया था। तो सबसे बड़ा जरूरी क्या है? बैलेंसिंग। तो ये बैलेंसिंग तो हमने सीख लिया था, तो हम स्कूटर चला सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसी तरह से अगर पब्लिक स्पीकिंग धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही जल्द सीख सकेंगे। यानी डर जो है वो निकाल दो, क्योंकि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। यानी कि हम लोग अगर किसी चीज की शुरुआत करते हैं, सीखने की, बोलने की शुरुआत करते हैं, तो ही हम कहीं ना कहीं पे भूल करेंगे, और वो जो हम भूल कर रहे हैं उन्हें हम सुधारेंगे। पर जो लोग कुछ कर ही नहीं रहे उनको तो कोई भूल होने ही वाले नहीं है, कोई मिस्टेक होने ही वाली नहीं है। तो उनका माइंड में से निकाल दो और सिर्फ अपनी प्रगति, हमारी प्रगति से हमारे विद्यार्थियों की प्रगति, और विद्यार्थियों की प्रगति से पूरे समाज की जो प्रगति होने वाली है, उस एम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाइए और डर को भगाइए। डर को दूर करने के तरीकों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डर को दूर करने के तरीके में, जब भी आपको कहीं पे भी स्पीकिंग करना है, पब्लिक स्पीकिंग करना है, तो समय से पहले उस जगह पे पहुंच जाइए। समय से पहले आप उस जगह पे पहुंच जाइए, उस जगह को फील करिए, वो जो वातावरण है उसको फील करिए। एक फैमिलियर वातावरण बन जाएगा वहां पे, जहां पे खड़े होके, जिस मंच पे खड़े होके आपको बोलना है उस मंच पे जाइए। जिस पोडियम पे खड़े होके आपको बोलना है उस पोडियम पे जाके खड़े होइए, और उसके बाद आप संबोधित कर रहे हैं लोगों को, उस मुद्रा में खड़े होइए और आंखें बंद करके आप सोचिए कि आप अभी दे रहे हैं स्पीच, और लोगों को आपकी स्पीच बहुत पसंद आ रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं, और लोग बहुत ही आत्मविश्वास के साथ विद स्माइल अपने मुख से स्माइल देते हुए आपको सुन रहे हैं। ये सीन अगर आपने क्रिएट कर लिया वहां जाके, तो आपका बॉडी, आपका माइंड इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आपके चेहरे पे भी हंसी आ जाएगी। और अगर आपके चेहरे पे हंसी है, कहीं पे भी कोई डर का सिकंद भी नहीं है, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोल पाएंगे। लोगों के अंदर आपकी छाप जो आप देना चाहते हैं वो दे पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले लोगों से पहले पहुंचे, स्टेज देख लीजिए, स्टेज को फील कीजिए, पोडियम को देख लीजिए, पोडियम को फील कीजिए, माइक जो है
उस माइक को आप साउंड उसका चेक कर लीजिए, कितना जोर से आपको बोलना है वो भी चेक कर लीजिए। ये सब चेक होगा तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना स्पीच दे पाएंगे। कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव जब हम होते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंड जो है, हम जो सोचते हैं ना, वो हमारा माइंड ग्रैब कर लेता है। अगर हमने ये सोचा कि आज जो बोलने वाला हूँ या वाली हूँ उसमें मुझसे भूल हो गई, तो उसमें मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, तो कोई भूल हो गई, तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो आपका मन जो है वो आपके माइंड के थ्रू यही मैसेज पहुंचा रहा है कि भूल हो जाएगी, भूल हो जाएगी, भूल हो जाएगी। तो जब आप बोलने के लिए पहुंचते हैं वहां पे, तब आपका माइंड भी आपकी बॉडी को वही संदेशा भेजता है जो उसको मिला है। तो उसको ये क्या संदेशा मिला था कि भूल हो जाएगी, तो वो क्या मैसेज भेजेगा कि भूल करो, तो क्या होगा, हम भी भूल करेंगे। सही है। तो अगर हम हमारे माइंड को यही मैसेज दे कि आई एम टोटली एक्साइटेड, मेरी भूल नहीं होगी, मैंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत ही मैंने मेहनत की है, मैं बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ये अगर आप सोच के चलते हैं, ये मैसेज अगर आप अपने माइंड को भेजते हैं कि आई एम टोटल एक्साइटेड, आंख बंद करके, आप दोनों हाथ ऐसे बंद करके आप 5 बार अगर मन में भी बोल जाएंगे कि यस आई एम टोटली एक्साइटेड, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल टोटली एक्साइटेड, आई विल डू माई बेस्ट, ऐसा सिर्फ 5 बार बोलेंगे तो आपके माइंड के पास एक सोच चली गई। और जब आप बोलने के लिए जाएंगे तो आपका माइंड वही सोच, वही मैसेज आपको वापस देगा और आपकी बॉडी और आपका माइंड उसे ग्रैब करेगा और पूरा पॉजिटिव होके विद स्माइल आप आपके जो भी ऑडियंस है उस ऑडियंस के ऊपर आप छोड़ सकेंगे। ठीक है। नेगेटिव होने पे एक बात याद आई मुझे, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपने जवानी के दिनों में एनडीए के लिए मेहनत कर रहे थे और उनको एनडीए के लिए जाना था फौज में। ठीक है। तो उसके लिए उनके पास आने जाने का पैसा नहीं था, तो आने जाने का पैसा नहीं था तो उनकी बहन के जो गहने होते हैं वो उनकी बहन ने बेचे और उससे जो पैसा आया उसमें से इनके जाने का बंदोबस्त हो गया। सिर्फ जाने का, आने का कोई बंदोबस्त नहीं था। पर उनको इतना विश्वास था एपीजे अब्दुल कलाम को कि मैं फौज में तो वो लोग मुझे ले ही लेंगे, उसके बाद वो कमा के ये पैसा मैं आपको वापस दे दूंगा। तो अब्दुल कलाम जी वहां से चले और पहुंचे जहां पे जाना था, वहां पे गए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, पर क्या हुआ कि उनको नहीं लिया गया, उनको रिजेक्ट किया गया। तो अब क्या हुआ कि उनका जो एक ही गोल था पर वहां से रिजेक्शन मिल गया। अब वापस जाने का पैसा भी नहीं था, वापस जाके जवाब भी क्या देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे अपनी बहन को देने के लिए। ये सब सोच के वो एक पर्वत पे चले गए, इस सोच से के साथ गए कि अब दुनिया में कुछ है नहीं और मैं आत्महत्या कर लूंगा। सुसाइड करने के सोच के साथ वो वहां पे गए और वहां पे उनको एक साधु मिले जिन्होंने उनको देखा और उनको लगा कि ये जो आदमी है बहुत ही चिंता में है और इसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो लाओ पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो सन्यासी जी ने पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि बहुत चिंता में हो आप। तब उन्होंने पूरी कहानी कही कि ऐसा ऐसा हुआ है और अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तो मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तब सन्यासी जी ने कहा कि आपका सिलेक्शन इसलिए यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि भगवान ने आपके लिए इससे भी बहुत बड़ी चीज सोच के रखी है। तो आप ये सोच माइंड में रखो कि आपके लिए बहुत बड़ा कुछ सोचा है, इसलिए इस काम के लिए आपको चुना नहीं गया है। आप आज की रात हमारे आश्रम में रहिए, कल सुबह मैं आपको पैसा दूंगा, उससे आप वापस अपने घर पे जा सकेंगे। और उनको मोटिवेट किया। फिर एपीजे अब्दुल कलाम एक रात वहां पे रहे, दूसरे दिन वहां से उनको पैसा मिला और वापस आने का इंतजाम हुआ और वो वापस आ गए। और आपको पता है उसके बाद वो कितने बड़े वैज्ञानिक बने और देश के राष्ट्रपति भी बने और भारत के लिए उन्होंने कितना अच्छा काम किया वो भी आप सबको पता है।
तो नेगेटिव कभी नहीं होना है, सिर्फ पॉजिटिव होना है, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे तो ही हम बहुत ही बेहतरीन काम कर पाएंगे। ओके, विजुलाइज सक्सेस। हमारा जो सक्सेस है उसे विजुलाइज कीजिए आंखें बंद करके। लोग हमारे लिए बहुत तालियां बजा रहे हैं, लोग सीटियां बजा रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं आपके परफॉर्मेंस से। ऐसा विजुलाइज कीजिए आंखें बंद करके। अगर ऐसा विजुलाइजेशन आपने कर लिया तो वो सच हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो जो हमें करना है ना, उसे विजुलाइज पहले करना सीखिए। उसके बाद प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। किसी भी विषय के ऊपर आपको बोलना है तो उस विषय को किस तरह से मैं शुरुआत करूंगा, किस तरह से उस विषय को पकड़ के लोगों के दिल में, लोगों के दिलो दिमाग में जो चीज मैं पहुंचाना चाहता हूं वो किस तरह से पहुंचाऊंगा और उसका एंड किस तरह से करूंगा, ये सारी चीजें, इसका प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आज की तारीख में भी अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो तो सालों से एक्टिंग कर ही रहे हैं, पर अगर एक छोटी सी एड के अंदर भी उनको एक्टिंग करनी होती है तो भी वो प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद रिलैक्स। जब आप वहां पे जा रहे हैं तब एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपने विजुलाइज कर लिया है सक्सेस को, आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा है, तो अभी सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। एकदम रिलैक्स हो जाएंगे तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी, आपका मन भी रिलैक्स होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप डिलीवर भी कर पाओगे। उसके बाद मैसेज मैटर करता है। मैसेज मैटर कैसे करता है कि आपको जो मैसेज देना है उसी मैसेज पे काम कीजिए, कोई अलग विषय पे मत चले जाइए। बहुत सारे लोगों को मैं देखा है कि उनका वाचन बहुत होता है, यानी कि अलग अलग पुस्तकें उनको पढ़ने का बहुत शौक होता है। तो उससे क्या होता है कि एक विषय पे जब चल रहे हैं तब वो एक विषय को डाइवर्ट करके दूसरे विषय में कब चले जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो ये ना हो जाए, ये भी हमको देखना है। तो मैसेज मैटर्स। आप जो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद बी ऑर्गेनाइज्ड। एकदम ऑर्गेनाइज आपको होना चाहिए। आपको पब्लिक स्पीकिंग के दरमियान किस किस चीज की जरूरत है वो सब चीज आपके पास एडवांस में होनी चाहिए, और अगर एडवांस में ये सब चीज होंगी तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकेंगे। उसके बाद एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या जरूरत मेरी है, क्या क्या मुझे तैयारियां करनी है, मेरे साथ क्या क्या चीज लेके मुझे जानी है। ये सारी अगर चेकलिस्ट होगी तो एक भी चीज आप भूलेंगे नहीं और आपका काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, समझ गए? डर को दूर करने के जो जो तरीके हैं उसके ऊपर हमने बात कर ली। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन 8 मिनट का फॉर्मूला देना चाहता हूं। ये फॉर्मूला अगर आपने अपना लिया तो डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि आप सब लोग जो जो ये फॉर्मूला पे काम करेंगे बहुत ही बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन बन जाएंगे। पर इसके लिए ये 8 मिनट का जो एक्सरसाइज है वो डेली करना है, जब तक हमारा ये सफर चालू रहेगा। डेली करना है, ठीक है? पूरे दिन में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, कौन बता पाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूरे दिन में हमारे पास कितने मिनट होते हैं। मैं राह देख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कुछ आ नहीं रहा है। सब लोग हैं या चले गए? उसमें से सिर्फ मिनट चाहिए मुझे। अच्छा जी, धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने बताया 1440 मिनट होते हैं, उसमें से सिर्फ 8 मिनट डेली आपको देने हैं। कितने लोग रेडी हैं? हैंड रेज कीजिए। कितने लोग रेडी है सिर्फ 8 मिनट डेली मुझे देने के लिए? यस, पूजा जैन जी, शांताला जैन जी, आप बहुत ही बेहतरीन ऑडियंस मुझे मिला है। बहुत ही उत्साहित हूं मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए, क्योंकि आप सब बहुत ही उत्साह से सीख रहे हैं।
जिससे मुझे भी उत्साह मिल रही है, पॉजिटिव एक वाइब्रेशन आ रहा है, मेरे पूरा बॉडी और मेरा दिलो दिमाग इतना पॉजिटिव है